हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है, हम आज करेंगे एनसीईआरटी की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारी एनसीईआरटी की बुक की, उसको सॉल्यूशन में लेंगे। और आज हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे हम और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे। देखिए हमारे पास जो आज का टॉपिक होगा वो बहुत ही इजी होगा, वेरी इजी, शॉर्ट और ट्रिकी भी होगा। बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से आपको समझाया जाएगा। किसी भी बुक में आपको इतना छोटा तरीका नहीं मिलेगा, तो ध्यान से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर हमारा 7 फिजिक्स 11 का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का जो हमारा लेसन चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखिए हमने सेंट्रो मास के बारे में जब बात की थी तो जो हमारे पास डिफरेंट बॉडीज़ थी उनके सेंट्रो मास हमने निकाले थे। सेंट्रो मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी होता है, ये हमने पढ़ा था। और मोस्टली जो सेंट्रो मास ज़्यादातर हमने केस में देखा, कुछ केसेस में जो उसका सेंटर था वो ही उसका ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होता है वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो जैसे हमारे पास दिया गया, एक तो स्फीयर का निकालना है, सिलेंडर, रिंग और क्यूब, ये 4 फिगर दिए गए हैं। और इन्हों जो ये 4 फिगर हैं इसमें हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है और क्या सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी नेसेसरी लाई इनसाइड द बॉडीज़। देखिए इसका तो आंसर हमारे पास है कि जो ज़रूरी नहीं है कि वो इनसाइड रहेगा, वो बाहर भी हो सकता है। मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी शुड बी लाई इनसाइड द बॉडी। फॉर एग्जांपल जैसे रिंग होता है हमारे पास, एक होलो स्फीयर होता है, एक टम्बलर होता है, उनमें जो है सेंटर ऑफ मास बाहर होता है। लेकिन इस केस में हमारे पास सेंटर ऑफ मास स्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ द स्फीयर होएगा, रिंग का हमारे पास इसका भी सेंटर होगा। और सिलेंडर का निकालें तो मिडल पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर होता है और कोन का एट द पॉइंट डिस्टेंस हमारे पास 1/14 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, 1/4 होता है। ठीक है, ये कितना था, 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन फ्रॉम द बेस ऑन द एक्सिस ऑफ कोन। क्यूब का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। तो और लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया कि क्या ये बाहर होता है या अंदर होता है, तो ये बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, जैसा कि हम देखते हैं रिंग के केस में। बैंगल्स लाइज इनसाइड होलो पोर्शन ऑफ द एंगल एंड बैंग्स। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन द HCl मोलिक्यूल, एक हाइड्रोजन क्लोराइड का मोलिक्यूल है, द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लाई ऑफ द 2 एटम इज अबाउट 1.27 एंगस्ट्रोम, और 1 एंगस्ट्रोम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। Find the approximate location of the center of the mass of the molecule. Given that chlorine atom is about 35.5 times as massive as the hydrogen atom, nearly all the mass of an atom is concentrated in its nuclei. देखिए ये पूछना चाहते हैं, हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ एक हाइड्रोजन मोलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है ना। और कहाँ पे कह रहा है ये लाई करेगा, विल लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम, जहाँ पे दोनों की लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होंगी वहाँ पर ये लाई करता है। यदि सेंटर ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड द क्लोरीन एटम इज चोजन एज ओरिजिन, देन पोजिशन वेक्टर CM विल बी 0, यानी कि सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर हमारे पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर है पॉइंट ये। और दूसरा जो होगा हमारे पास क्लोरीन एटम है, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास जो उसका ओरिजिन पर होगा, तो उसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास दिया गया, लेट अस चूज द न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम एज एन ओरिजिन फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस। डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे जो हमने 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस फार्मूला था, उसको हम यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारे पास ये एक लाइन ज्वाइनिंग है और ये सेंटर ऑफ पॉइंट हमें निकालना है। तो सेंटर ऑफ पॉइंट में हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, तो इसका सेंटर निकालना है तो हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो m1 हम मान लेते हैं 1 यूनिट है से, और m2 सेंटर ऑफ क्लोरीन का हमारे पास दिया गया है 35.5 यूनिट दिया गया है। नाउ हमारे पास x1 क्या है, 0 जाएगा, और x2 कितना दिया गया, 1.27 एंगस्ट्रोम दिया गया है। ठीक है। और इसको हम बदल लेते हैं मीटर में, 10⁻⁻10 मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये।
अब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमारे पास यदि आपको याद हो 10th क्लास में किया था, डिस्टेंस फार्मूला निकालने का फार्मूला है। तो m1 हमने 1 माना है और x1 कितना हो गया 0 हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन से है हमारे पास, और m2 ये दिया हुआ है हमारे पास, और x2 भी दिया हुआ है हमारे पास। नीचे क्या है m1 प्लस m2 1 प्लस 35 प्लस मतलब 1 प्लस 35.5 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्यूशन में लेंगे तो कितना आ जाएगा 1.235 एंगस्ट्रॉम हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको यदि आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका और बिल्कुल आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ मासेज अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0, ये हमें पता है। दूसरे शब्दों में सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ द मास ऑफ द अबाउट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू दी सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ द मास ऑफ द। अब देखिए क्लॉकवाइज में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा m1x बनेगा, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनेगा हमारे पास इक्वल टू कितना आएगा 1.27 माइनस x इंटू में m2। इन दोनों को आप सोल्व कर लीजिए, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली और m1 m2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से भी हमारे पास आंसर आ सकता है। दोबारा समझ लीजिए कैसे आएगा इसका आंसर। ये आ जाएगा हमारे पास m1x, ठीक है, इजिकल टू हमारे पास आएगा 1.27 माइनस x इंटू में m2। m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए तो वो आ जाएगा हमारे पास सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 3, ए चाइल्ड सीट्स स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग ट्रॉली मूविंग यूनिफॉर्मली with a speed of v on a smooth horizontal floor. If the child gets up and runs about on the trolley in any manner, what is the speed of the center of mass, the trolley plus child stream? दोनों की पूछता है, ठीक है ना। देखिए आंसर लेते हैं हम। हमारे पास जो ट्रॉली एंड चाइल्ड मेक द सिस्टम, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम रिमेन सेम irrespective of the moments of the child inside the trolley in any manner because center of mass is affected by external force not by the internal force। ये हमें पता है। कहने का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि ट्रॉली और जो हमारा चाइल्ड है रिमेन अनचेंज। इफ़ द चाइल्ड गेट्स अप और रन कर देता है हमारे पास तो ट्रॉली इन एनी मैनर, इट इज़ बिकॉज द फोर्स इन्वॉल्व आर विद इन द सिस्टम whereas the state of system can change only under the effect of external force। तो स्टेट ऑफ सिस्टम तभी बदल सकते हैं जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है। क्लियर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कंटेन्ड बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज वन ऑफ द मैग्नीट्यूड इज ऑफ ए एंड बी। अब मान लीजिए हमारे पास ए हमारे पास कोई रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए, ये लाइन जो ये साइड हो जाएगी और ये हमारे पास दूसरी साइड है ओ पी, ठीक है ना। और ओ पी पर ए वेक्टर आ रहा है हमारे पास और बी हमारे पास आ जाएगा ओ के ऊपर। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू यदि हम लें, ट्रायंगल पी ओ क्यू ये वाला यदि हम ट्रायंगल लेते हैं, ये इसमें एंगल कितना आ गया हमारे पास थीटा दिया हुआ है। फिगर कंप्लीट। अब इसको जो है पैरेललोग्राम ला बना लीजिए, यानी कि ओ पी पैरेलल हमारे पास ओ आर हो जाएगा और ओ क्यू पैरेलल क्या आ जाएगा पी आर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। अब हम लगाएंगे इस पर ट्रायंगल ला जो हमारे पास है साइन थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास क्यू एन, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हमारे पास क्या है ओ क्यू, ये जो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये साइन थीटा होता है, ये किसके बराबर आ गया बी के बराबर आ गया, यानी कि क्यू एन किसके बराबर आ गया हमारे पास बी साइन थीटा का। अब हमारी जो डेफिनेशन क्या कहती है वेक्टर लॉ की, जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर ए बी का वो होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। वो किसके बराबर होता है ए बी साइन थीटा। देखिए बी साइन थीटा किसके बराबर आ गया हमारे पास ओ एन, तो इसलिए यहाँ पे ओ एन की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से नोट कर लीजिए जो ये क्यू एन है ये ए बी साइन थीटा और ए ये ओ पी हो गया, ए तो हमारे पास ओ पी हो गया और बी साइन थीटा क्या हो गया हमारे पास क्यू एन, जो यहाँ से हमने लेके किया है। क्लियर है।
अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड, सेम वही जो मैथमेटिक्स में करते हैं। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ओ पी क्यू, ये बेस हो गया, ये हाइट होगी ना, तो डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू ए बी, बेस इंटू हाइट होता है। तो ये हो गया हमारे पास 2, तो ऐसे कैसे गया, ये बेस इंटू हाइट, बड़ा फार्मूला हो गया। तो हाफ इंटू बेस का फार्मूला लगा के हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू एरिया ऑफ ओ पी क्यू, यानी कि एरिया ऑफ ओ पी क्यू का हमारे पास हाफ ओ पी क्यू में क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी, वेक्टर ए विच हैज टू बी प्रूव। तो यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सो दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम पाइप फॉर्म द 3 वेक्टर ए बी सी। ये देखिए हमारे पास 3 वेक्टर दिए गए हैं हमारे पास ए बी सी, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, प्रूव करना है ए डॉट बी क्रो वेक्टर बी क्रॉस सी वाला, ये देखिए ये हमारे पास हमें प्रूव करना है। ए डॉट ये वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म ऑन दी 3 वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये तीनों वेक्टर हमारे पास, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये पैरेललोग्राम हमारे पास कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना। तो कंसीडर दैट 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास, वेक्टर ए जो है अलोंग ओ ए है हमारे पास, ठीक है ना, अलोंग ओ ए, और वेक्टर बी हमारे पास अलोंग वर्टिकल लाइन, और अलोंग ओ सी क्या हो जाएगा वेक्टर सी हमारे पास। ये 3 वेक्टर दिए गए हैं, क्लियर है पॉइंट। अब हम वही पैरेललोग्राम लगा लाते हैं। देखिए बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा बी सी साइन थीटा, ये हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा है, यानी कि जैसे ए क्रॉस बी होता है ना, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है ए बी साइन थीटा होता है, ये होता है। तो इस केस में बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा बी सी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन आ जाएगा, ठीक है ना। और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो बी सी एन यूनिट वेक्टर आ गया, वेयर एन इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग ओ ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर बी एंड सी। अब जो हमें प्रूव करना है ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी हमारे पास क्या है बी सी एन यूनिट वेक्टर, क्लियर है ना। अब ए पी सी यूनिट वेक्टर जब हम खत्म करते हैं तो कोस 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ गया ए बी सी विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। तो ये क्या होता है, जैसे हमारे वॉल्यूम का होता है एल बी एच होता है ना, तो ये क्या हो गया ए बी सी, वो हमारे पास था। ये इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, ये क्या कहते हैं फाइंड दी कंपोनेंट अलोंग दी एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल, ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ ए पार्टिकल वोज पोजिशन वेक्टर इज आर, वोज पोजिशन वेक्टर इज आर with component px, with component px, px देखिए ये दिए गए ना हमारे पास, ये px हम इस तरह से लिखेंगे px py और pz, ये इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना, with component px pyz, so that the if the particles moves, if particle moves only in xy plane the angular momentum has only a z component। बिल्कुल सिंपल पॉइंट हमारे पास। देखिए एंगुलर मोमेंटम का जब हम फार्मूला याद करते हैं तो वो क्या होता है आर क्रॉस पी होता है, क्या होता है आर क्रॉस पी होता है। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, आर हमारे पास क्या है एक्स आई वाई जे ये आएगा, और पी क्या है पी एक्स आई पी वाई जे पी जेड ये हमारे पास होता है। और जब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो किसी भी वेक्टर का तो हमारे पास फार्मूला ये टेबुलर फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो ऊपर तो हमारे पास आता है आई जे के, नीचे जो इसके कंपोनेंट होते हैं यूनिट वेक्टर के, जैसे आई के साथ क्या है एक्स और वाई के साथ मतलब जे के साथ वाई और जेड यहाँ पे आ जाएगा। सेम फिर दूसरी तीसरी लाइन पे हम ये तीसरी लाइन में जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको ले लेंगे पी एक्स पी वाई पी जेड। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, पहली लाइन लेंगे, देखिए ये आई आ गया, इनटू में ये लाइन छोड़ दो और ये लाइन छोड़ दो, क्या बच गया y इंटू पी जेड, इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस जेड इंटू पी वाई,
ये आ गया, देखिए क्लियर है पॉइंट। अब जब दूसरा करेंगे, दूसरे में हम करेंगे माइनस जे होता है, हमेशा माइनस जे लेंगे। इनटू में क्या करेंगे, ये वाली लाइन छोड़ दो और जिसमें जे वेरी करता है ये वाली लाइन छोड़ दो, फिर किसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई। तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई आ गई, माइनस ये मल्टीप्लाई इंटू ये मल्टीप्लाई, इनके जो क्रॉस हो गया इस तरह से। तो ये सेकंड पार्ट आ गया। फिर लेंगे हम प्लस में के में अब ये वाली लाइन छोड़ दो और ये वाली लाइन छोड़ दो, ठीक है ना। फिर क्या लेंगे हम, एक्स और पी वाई दोनों मल्टीप्लाई हो गए, देखिए, और माइनस ऊपर नीचे इस तरह से। तो ये दूसरा आ गया। अब ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अब इसको सिंपल कर देते हैं। तो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ये आई इसके साथ आ जाएगा, जे ऐसे कैसे, और ये सेम हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। क्लियर पॉइंट। आई ये देखिए इसको रीअरेंज करके लिया गया, यहाँ से आई आता है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, आई एल एक्स, ये हम लेंगे मोमेंटम हो गया हमारे पास, ठीक है ना। एल एक्स जो हो जाएगा मोमेंटम हो जाएगा, और ये किसके मोमेंटम हो जाएगा, अलोंग जेड एक्सिस, और ये अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है ना। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, क्योंकि देखिए हमारे इसको किस तरह से निकालेंगे, जब हम कंपोनेंट निकालते हैं तो देखिए हमारे पास ये क्या है, जेड और वाई है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस में आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास, जेड और एक्स है, तो यहाँ पे वाई बच गया, तो ये वाई में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या वाई और एक्स, तो क्या बच गया, जेड में आ जाएगा। तो ये जेड में आ गया, ये वाई में आ गया, और ये जेड में आ गया। क्लियर पॉइंट। तो इसका मतलब हमारे पास मोमेंटम क्या हो गया, ये आ जाएगा, इन पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन, जेड भी जीरो हो जाएगा और पी जेड क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बच गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड स्पीड v travels in opposite direction along parallel lines separated by a distance d so that vector angular momentum of the two particle system is same whatever be the point about which the angular momentum is taken। देखिए ये हमारे पास फिगर दिखाया गया है, जब अभी हमने थोड़ी देर पहले जो सवाल किया था, एंगुलर मोमेंटम यदि हमें निकालना है तो इसका एक ही फार्मूला था हमारे पास, r1 क्रॉस p प्लस r2 क्रॉस पी, टोटल लेंगे हम, क्योंकि देखिए हमारे पास दो मोमेंटम बनते हैं ना, एक तो L1 बनता है और एक क्या बनता है, L2 बनता है, ठीक है ना। तो L1 के लिए मोमेंटम क्या हो गया, आर पी, और ये दूसरे के लिए होगा। अब देखिए हम निकालेंगे वही R1 P1 के लिए, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स आई इंटू में माइनस एम वी, पी किसके बराबर होता है, एम वी, मोमेंटम किसके बराबर होता है, एम वी होता है, और R1 क्या आ गया हमारे पास, एक्स आई इंटू जे में आ गया, प्लस में हमारे पास क्या गया, R2 क्या बनेगा, x प्लस डी, यहाँ से डिस्टेंस देख लीजिए ध्यान से, ये डिस्टेंस हमारे पास x होगी, तो दूसरी डिस्टेंस d हो जाएगी ना, x प्लस डी हो गया हमारे पास, x प्लस डी। तो डिस्टेंस हमारी फिर क्या होगी, x प्लस डी इंटू आई, फिर वही मोमेंटम का एम वी आ जाएगा, ये हमारे पास जे डायरेक्शन में आ गया। अब हम इसको सिंपली हल कर लेते हैं कंप्लीट दूसरे को, तो सिंपली हल करेंगे तो आई क्रॉस जे, ठीक है ना, और ये आई क्रॉस जे दोनों होते हैं, और ये किसके बराबर होता है, के के बराबर होता है। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, कॉमन के आ गया, यानी कि एम वी डी के आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। क्लियरली आई डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स एंड हेंस ऑन द ओरिजिन, thus the angular momentum of the two particle system is same whatever be point about which angular momentum is taken। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, a non uniform bar of weight W is suspending at rest by two straight negligible weight as shown figure। देखिए हमारे पास ये दिखाया गया है, तो वेट सस्पेंडेड किए गए हैं हमारे पास किसी एंगल पर, ये यहाँ पे एंगल ये बन रहा है और दूसरा ये एंगल बन रहा है, ये डिस्टेंस दी गई 2 मीटर और ये वर्क टन दिया गया है यहाँ पर, इस तरह से इन दोनों को सस्पेंडेड किया गया है। क्लियर है पॉइंट। यानी कि वेट ऑफ दी हमारे पास बार क्या दिया गया, W दिया गया, यहाँ दिख रहा है ना, ये वेट हो गया, और लेंथ ऑफ बार कितनी दी गई, देखिए ये 2 मीटर दी गई है। क्लियर है ना पॉइंट। और मान लेते हैं हम T1 एंड T2 भी टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है ना, जो हमारी ये स्ट्रिंग है इसमें T1 और T2, ये जैसे स्ट्रिंग A है और ये दूसरी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे टेंशन T1 ले लेते हैं और यहाँ पे टेंशन क्या ले लेते हैं, T2 लेते हैं, ठीक है ना। तो फिगर में हमारे पास एंगल दिया गया है θ1 36.9 और θ2 दिया गया, दोनों एंगल दिए गए हैं, और T1 और T2 हम क्या ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं अलोंग दी टू स्ट्रिंग। अब जब हमारे पास कोई जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है तो दोनों में जो हमारी टेंशन T होगा जो और टेंशन T2, यानी कि दोनों में जो टेंशन होगी वो सेम होगी, ठीक है ना।
टेंशन अलोंग वर्टिकल इज इक्वल टू ये दूसरी जो हमारी टोटल बनती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जितनी टेंशन यहाँ पर होगी उतनी टेंशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ये हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। ठीक है ना। और इसके बाद इसको कंपोनेंट में रिजोल्व किया गया। देखिए ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट, ये भी वर्टिकल कंपोनेंट, और ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट में कोस थीटा आता है, हॉरिजॉन्टल में क्या आता है साइन थीटा आता है। उसके बाद सॉल्यूशन लेते हैं। लेट डी बी द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सी ऑफ द बार फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट हैंड से हम इसको सॉल्यूशन मिलेंगे। फॉर रोटेशनल मोशन के लिए हमारे पास क्या था, देखिए T1 cos थीटा 1 इंटू डी, T2 cos थीटा 2 माइनस D1। नोट हो गया ये। अब cos थीटा 1 की वैल्यू ये है और cos थीटा 2 की वैल्यू ये है हमारे पास। ठीक है ना। तो जब इसको टेबल के द्वारा वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दोनों की। ठीक है ना। अब इसको मैथमेटिकली आपने रीअरेंज करना है। D इधर है और D इधर, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने से सिंपल हमारे पास D की वैल्यू क्या आ गई 72 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, ए कार वेट 1800 किलोग्राम, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल इज 1.8 मीटर। नोट कर लीजिए ध्यान से। एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। डेटरमाइन दी फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील। कहने का मतलब ये कह रहे हैं हमारे पास कोई कार है जिसका वेट जो है 1800 किलोग्राम है। डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल, जो अगला पहिया है और पिछला पहिया है ना, जैसे हमारे पास ये कार हो जाएगी ना, जैसे ये कार है हमारे पास कोई, ये एक्सल है पहिया है ना दोनों, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वो क्या दे रहे हैं, वो दे रहा है हमारे पास 1.8 मीटर। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड दी फ्रंट एक्सल। जो ये फ्रंट एक्सल है यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे कह रहा है 1.05 मीटर बिहाइंड दी फ्री एक्सल। डेटरमाइंड दी फोर्स एक्टेड लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील। फ्रंट व्हील पे कितना फोर्स लगेगा वो हमें बताना है। क्लियर पॉइंट। आप नोट कर लीजिए। मास कितना दिएगा हमारे पास व्हील जो टोटल 1800 किलोग्राम, और मान लेते हैं हमारे पास R1 और R2 रिएक्शन इन फ्रंट व्हील और बैक व्हील, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा दोनों के पास। तो टोटल दोनों का रिएक्शन क्या हो जाएगा mg हो जाएगा, और मास कितना 800 और g कितना था 9.8 हमारे पास होता है। तो टेकिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इनके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी हमारे पास, दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो दोनों इक्वल, इनके R1 इंटू 1.05 इज इक्वल टू R2 इंटू 0.5, यानी कि R1 हमारे पास कितना आ गया 5/7 ऑफ R2 आ गया। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, ये R1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास R2, तो यहाँ से R2 आ जाएगा हमारे पास 10290 न्यूटन। फोर्स ऑन ईच व्हील का आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, दोनों का आध कर देंगे तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन ईच व्हील। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट ए टेंजेंट टू द स्फीयर। गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन द स्फीयर अबाउट एनी ऑफ इट डिस्टेंस टू बी 2mr की पावर 2/5 एंड वेयर m इज द मास ऑफ द स्फीयर एंड r इज द रेडियस ऑफ सेंटर। देखिए हमने आपको एक पैरेलैक्स थ्योरम याद करवाई थी, उसमें सीधा ही फार्मूला है हमारे पास निकालने के लिए, यदि निकालना है तो 2/5 mr² फार्मूला होता है टेंजेंट टू द स्फीयर की जब बात करते हैं, और इसमें mr² और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7/5 ऐड करने से mr² आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कितना था उसका 2/5 mr², यानी कि, और डायमीटर ऑफ स्फीयर इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वो क्या आ जाएगा हमारे पास mr², तो टोटल कितना गया 7/5 mr²। गिवन दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर टू बी mr² डिवाइड बाई 4, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन इट्स एज। तो वही सेम हमारे पास ये रहेगा सेम, क्योंकि अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ नॉर्मल टू डिस्क, वही सेम हमारे पास जिस तरह एच के, तो वो होता है हमारे पास स्फीयर के लिए वही 2/5 इंटू mr² प्लस में mr² जो हमारे पड़ता है। कहने का मतलब क्या होता है 1/4 दिया होता है ना, द डायमीटर ऑफ ए डिस्क इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्क एंड इट्स प्लेन।
इफ़ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो दोनों का हमारे पास क्या बनेगा 2/5 mr² प्लस mr² इज इक्वल टू 7/5 mr² लेकर चलेंगे हम, ठीक है। अप्लाइंग पैरेलैक्स थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क पासिंग थ्रू ईच पॉइंट ऑन ईच, फिर हम लेंगे इसमें ऑफ mr² प्लस mr², ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2 mr²। तो ये हमारे पास ये सारे बी जो क्वेश्चन पॉइंट बी है उसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी आ जाऊँगी, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।